नमस्कार सभी को। उम्मीद आप ठीक से पढ़ रहे होंगे, समझ में आपको आ रहा होगा। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे रीमान समाकलन के बारे में, ठीक है। तो ऊपरी रीमान समाकलन हो गया था और निम्न रीमान समाकलन हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे का है वो इसी से रिलेटेड है, मतलब ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन से। देखो अब जो आपका चैप्टर का नाम है, यूनिट का जो नाम है उसकी परिभाषा ओनली रीमान समाकलन, ना ऊपरी ना निम्न, वह रीमान समाकलन किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर हो जाए। कोई फलन f क्या है, किसी सवर्त अंतराल में परिबद्ध है, तब f है वो रीमान समाकलन कहलाता है, या f वो रीमान समाकलन के फलन कहलाता है यदि निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी आर समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आ गई होगी। याद इतना रखिए, यदि निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर है तो जो फलन f होगा वो क्या कहलाएगा, रीमान समाकलनीय फलन कहलाता है, ठीक है। लिख देते हैं इसको। यदि फलन f सवर्त अंतराल ab में परिबद्ध फलन है तब फलन f रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि निम्न रीमान समाकलन तथा ऊपरी रीमान समाकलन बराबर हो, अर्थात a बार b fx dx निम्न रीमान समाकलन, a से b बार fx dx ऊपरी रीमान समाकलन, दोनों क्या हो, बराबर हो, तो f को क्या बोलेंगे, रीमान समाकलनीय फलन बोलेंगे, ठीक है। अब इसे आप इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इसे समाकलन a से b fx dx से व्यक्त करते हैं, इसको रीमान समाकलन हो, यानी ये देखो इसका निम्न रीमान समाकलन, ये ऊपरी रीमान समाकलन, और यदि रीमान समाकलन है तो इसको केवल ऐसे लिखेंगे सिंपल रूप में a से b fx dx, ना बार है वो ऊपर लगेगा ना ही बार है वो नीचे लगेगा। तो रीमान समाकलन a से b fx dx का क्या मतलब हुआ कि f है वो एक रीमान समाकलन, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों को बराबर थे, ठीक है।
और ये दोनों मान किसके हैं? रीमान समाकलन के। रीमान समाकलन को व्यक्त किससे करते हो? समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तीनों कंडीशन, ये दोनों मान होने चाहिए बराबर, ठीक है। और ये मान है किसके? रीमान समाकलन के। रीमान समाकलन को किससे व्यक्त करोगे? समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये परिभाषा हो गई रीमान समाकलन की। तो आप देख सकते हो शुरू से, अगर आपने थोड़ा बहुत इसमें देखा है तो ये क्रम वाइज ना, ऐसे समझिए कि आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हो। जैसे पहले डार्बी योग था, फिर ऊपरी डार्बी योग, निम्न डार्बी योग, फिर जो निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन है उसमें आपको डार्बी योग का पता होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अब यदि रीमान समाकलन की आपको परिभाषा ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन का पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्रम वाइज एक सीक्वेंस ही चलती आ रही है। आप इसको लिखिए, थ्योरम करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये मैंने लिखा है तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है। समझिए कैसे, ध्यान से पढ़ो। यदि फलन f है वो अंतराल 0-1 पर निम्न प्रकार परिभाषित है। फलन दे रखा है कोई f, अंतराल दे रखा है 0-1। अब fx का मान दे रखा है, देखो fx का मान है वो दो तरीके से है। एक तो मान है 0, एक मान है 1। अरे 0 कब है? जब अक्ष परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय आप अच्छे से जानते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक मान कब है fx का? जब अक्ष क्या है? अपरिमेय। यानी अक्ष कोई अपरिमेय संख्या है तब तो fx का मान है 1। आप सिंपल रूप में इतना समझिए केवल। और जब अक्ष का मान कोई परिमेय संख्या है तब fx का मान 0 है। प्रूफ क्या करना है? तब सिद्ध कीजिए कि f है वो समवर्त अंतराल 0-1 पर रीमान समाकलनीय नहीं है। ये एग्जाम्पल समझिए आप क्वेश्चन। अथवा और सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिबद्ध फलन, तो ये परिबद्ध है कहाँ से कहाँ पे? 0 से 1 के बीच में। प्रत्येक परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से आप समाकलनीय नहीं होता है। यहाँ पे भी ये प्रूफ करवा रहा है रीमान समाकलनीय आवश्यक रूप से रीमान समाकलनीय नहीं होता। इसका मतलब यानी हो सकता है कि कोई कंडीशन उसके लिए रीमान समाकलन हो, लेकिन प्रत्येक कंडीशन के लिए जो आपका ये प्रत्येक परिबद्ध फलन है ये रीमान समाकलनीय नहीं होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिबद्ध फलन आवश्यक रूप से रीमान समाकलनीय नहीं होता है, ठीक है। आवश्यक रूप से का मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब हर कंडीशन के लिए। एक होता है कि एक कंडीशन के लिए हो गया, एक के लिए नहीं हुआ। ये कह रहा है कि आवश्यक रूप से आप समाकलनीय नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या? देखो ये थ्योरम है वो आई हुई है और इस थ्योरम को इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको प्रूफ करना है। तो अब यदि ये हो जाए कि मान लो ये एग्जाम्पल बनाए, ठीक है, और ये थ्योरम आ जाए, इस थ्योरम में तो कोई एफ का मान अगर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपको ये स्वयं को याद रखना पड़ेगा एफ का मान 0 और 1, ठीक है। इतना याद रखने का अंतराल क्या है? 0-1 फलन क्या है? एफ। तो वो हो जाएगा परिमित कहाँ पे? 0 और 1 के बीच में। मान भी सेम ही है कि 0 अक्ष परिमेय, 1 अक्ष अपरिमेय, ठीक है। तो यदि ये नीचे वाला स्टेटमेंट आता है, इसको इसी एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें दोनों में लैंग्वेज सेम है। यहाँ पे भी यही प्रूव करवा रहा है कि फलन एफ है वो इस अंतराल में रीमान समाकलनीय नहीं है। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि प्रत्येक परिबद्ध फलन, तो कोई फलन ले लेंगे एफ और वो आवश्यक रूप से रीमान समाकलनीय नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये आवश्यक नहीं है कि वो रीमान समाकलन हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी कंडीशन के लिए रीमान समाकलन हो जाए, किसी कंडीशन के लिए वो रीमान समाकलन नहीं है, ठीक है। तो इनमें जो दोनों में प्रूफ करना है वो एक ही चीज है, इसको प्रूफ करोगे इस एग्जाम्पल के द्वारा। थ्योरम में वो आई हुई है, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम्पल में एफ का मान है वो याद रखना पड़ेगा 0 और 1, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ और खास नहीं, केवल इतना याद रखना 0-1 अंतर बस।
यदि है तो समांतरता 0 1 में एक परिपथ फलन है जहां fx 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। अंतराल होगा वो कौन सा हो जाएगा 0 1 और fx का मान 0 और 1। ये इसका पहला मान 0, ये इसका लास्ट मान 1। ठीक है, इससे नीचे से परिपथ और ये ऊपर से परिपथ। अब यहाँ पे आप देखिए पहली बात तो ये, अब इसके जो ये अंतराल दे रखा है आपको समवर्त अंतराल, इसका कोई विभाजन ले लेते हैं p। यदि p क्या है अंतराल 0 1 का कोई विभाजन है तो p में आप देखो किसी भी तरीके से ले सकते हो 0 और 1। जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो 0, ठीक है, 1/4 1/2 3/4 1, तो वो कोई विभाजन हो जाएगा। वो सारे मान जो होंगे वो 0 और 1 के बीच में हो जाएंगे, तो उनका निम्नक आप ले सकते हो 0 और उच्चक ले सकते हो 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कोई भी विभाजन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप यहां तक लिखो एक बार, फिर आगे करते हैं। अक्षार -1 अक्षार अंतराल 0 1 का आरोह उप अंतराल है, क्योंकि थ्योरम है। ठीक है, तो इसमें अपन इसलिए अक्षार -1 अक्षार लिया है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप इसका मान लो विभाजन करते हो 0 1/4, ठीक है, 1/2 3/4 1, तो आरोह उप अंतराल जैसे आप मान लो यहाँ पे लगते हो r का मान 1, तो ये अक्ष 0 अक्ष 1, ये इसका विभाजन हो गया p का। ठीक है, जो p है उसका मान हो गया, तो आप ये यहाँ से r का मान रखते हो 0 1, कितना हो जाएगा अक्ष 0 अक्ष 1, यानी क्या हो जाएगा 0 1/4। इस तरीके से एग्जाम्पल को साथ में सोचिए, लेके चलिए, समझ में ही आ जाएगा। अक्ष r -1 अक्ष r अंतराल 0 1 का ही एक आधा उप अंतराल है। अभी पहला है तो पहला उप अंतराल हो जाएगा, r 2 रखोगे तो दूसरा उप अंतराल हो जाएगा, 3 रखोगे तो तीसरा उप अंतराल। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन मैं आपको पहले भी बता चुका। तब फलन है वो प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होगा। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए
प्रत्येक उप अंतराल x r माइनस 1 x r का मान 1 to 3r आप इस प्रकार से रख सकते हो, ठीक है। के लिए निम्नक mr इज इक्वल टू 0, उच्चक mr इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपकी। पहला मान है इसका 0, लास्ट मान है 1, तो इसके आप वैसे भी उप अंतराल करो। अब यहाँ पे इसमें वही बात आ जाती है एग्जाम्पल वाली कि अपन फिक्स नहीं रख दे सकते, ठीक है, थ्योरम है। लेकिन यदि आप इसमें मान रखो, जैसे आप बराबर 1 रखते हो 2 रखते हो, तो वही आएगा जैसे 0 1/2, ठीक है, 1/2 1/4, सॉरी 0 1/4 1/4 1/2 1/2 3/4 3/4। तो आप उनके लिए एक बोझ को, भाई ये इसका है कॉमन कि ये इसके बीच में आ जाएंगे सारे, तो उसके बोझ इसका निम्नक तो है 0, उससे आपका छोटा निम्नक नहीं प्राप्त होगा और उच्चक क्या हो जाएगा 1। यानी जो इसके उपअंतराल है वो सारे मान है वो 0 और 1 के बीच में हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ये, बात समझ में आ गई मेरी बात। इसके अलावा और भी आप बहुत सारे ले सकते हो, जैसे मान लो कि पहला उपअंतराल है 0 और 1/4, तो इसका निम्नक तो आप ले सकते हो 0, उच्चक ले सकते हो 1/4, लेकिन तो केवल एक के लिए हुआ ना, अपन बात कर रहे हैं सभी की x माइनस 1x r, ठीक है। तो सभी के लिए बात करेंगे तो आप बोलोगे कि निम्नक 0 उच्चक 1, तो आप पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, इसके बाहर कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर। मान ज्ञात करते हैं LFP और UFP का। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको प्रूव करना है कि f है वो रीमान समाकलनीय नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कीजिए जो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है। रीमान समाकलनीय अगर है कोई फलन तो उसके लिए क्या प्रूव करना है कि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन है वो दोनों बराबर है, ठीक है, आपको मैंने परिभाषा लिखवाई। अब ये पूछ रहा है कि जो दूसरा उसमें आपका आज प्रूफ करवा रहा है कि फलन f है वो रीमान समाकलनीय नहीं है, तो रीमान समाकलनीय नहीं मतलब ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। रीमान समाकलन की जहाँ भी परिभाषा लिखवाई है वहाँ पे आप देखिए, उसमें मैंने बताया आपको कि रीमान ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर होंगे, तब भी उस फलन को क्या बोलोगे रीमान समाकलनीय। यहाँ पे क्या प्रूफ करवा रहा है कि रीमान समाकलनीय नहीं है, इसका मतलब वो दोनों बराबर नहीं है। अपन को ज्ञात करना है यहाँ से ऊपरी रीमान समाकलन का मान और निम्न रीमान समाकलन का मान। और वहां से फॉर्मूला देखिए, ठीक है, एक में था सुप्रीमम ऑफ LFP, एक में इंफीमम ऑफ UFP, ठीक है। तो वहां से फॉर्मूला देखिए, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन के मैं आपको बता चुका हूँ, उनका मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं। अगर दोनों बराबर है तो फलन रीमान समाकलनीय, अगर दोनों बराबर नहीं है तो फलन है वो रीमान समाकलनीय नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि आपको प्रूफ करना है कि जो फलन है वो रीमान समाकलनीय नहीं है, तो आपको कौन सी चीजों का मान ज्ञात करना है और कौन सी कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए अपन पहले ज्ञात कर रहे हैं LFP और UFP, क्योंकि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन ज्ञात करोगे तो LFP और UFP दोनों के मानों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है, ठीक है। देखिए LFP ज्ञात करते हैं। LFP बोले तो निम्न डालू योग समीशन r इक्वल टू 1 से mr xr माइनस xr माइनस 1 mr का मान 0, इसको पूरे को किसी से मल्टीप्लाई कराओ 0। LFP का मान 0। जहां पे XR माइनस XR माइनस 1 क्या है, आरवें उपअंतराल की लंबाई डेरा, ये डेरा का मान है XR माइनस XR माइनस 1, पिछले वाले को भूलना नहीं, याद रखना है। अब UFP ऊपरी डाल, इसमें क्या आ जाएगा समीशन r इक्वल टू 1 से कैपिटल MR XR माइनस XR माइनस 1। अब कैपिटल MR का मान
1। तो आपको आपको इसको समीकरण का विस्तार करके इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समीकरण का विस्तार करने की जरूरत नहीं थी। चाहे जो मान है इंटू में 0 है, पूरा मान क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे 1 है, उसका समीकरण का विस्तार आपको करना पड़ेगा, और ये अपन पहले भी कर चुके हैं। समीकरण r इज इक्वल टू 1 से है एम आर का मान 1, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। आर बराबर 1 लिखेंगे, x1 माइनस x0 समीकरण है तो योग हो जाएगा सबका। आर बराबर 2 रखेंगे, x2 माइनस x1 पहले बता चुके एग्जाम्पल में। आर बराबर 3 रखेंगे, x3 माइनस x2। इसी प्रकार चलता रहेगा। आर बराबर n रखोगे, xn माइनस xn माइनस 1। n से पहले एक मान और अप्लाई कर लो, n माइनस 1 क्या हो जाएगा xn माइनस 1। इस तरीके से, ठीक है। तो आर बराबर 1 2 3 n माइनस 1 n अप्लाई कर दिया, योग कर दिया। x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, x3 इसके बाद आएगा, x4 माइनस x3 उससे कैंसिल, xn माइनस 1 से xn माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। xn जो माइनस 2 का इससे पहले वाला पद आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 3 उससे कैंसिल हो जाएगा। मान क्या बचेगा ओवरऑल xn माइनस xn 0। वही मान जो ये मान यहाँ बचा है वही मान वहाँ पे उस एग्जाम्पल में बचा। तो ये प्रोसेस पहले भी हो चुका है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कीजिए इसको। यूएमपी का मान xn माइनस x0, यहाँ पे x0 का मान 0 है और xn का मान 1। अंतराल देखिए 0 1, पहला मान x0 और लास्ट मान xn इज इक्वल टू 1। यहाँ जो 0 उसका मान 0 है, xn का मान 1। तो यूएफपी का मान कितना आ गया 1, एलएफपी का मान 0। अब याद करते हैं ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। ये फॉर्मूला था, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है। अभी यहाँ पे में आप एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें आपको चेंज करना आना चाहिए।
कहाँ कहाँ चेंज करोगे, अंतराल ए बी, यहाँ पे अंतराल 0 1, समाकलन 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स इन्फिमम यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी 0। थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना है। तो यही यहाँ पे ऊपरी रीमान समाकलन का मान हो जाएगा कौन से अंतराल में, 0 1 अंतराल में ऊपरी रीमान समाकलन। इसी प्रकार निम्न रीमान समाकलन का मान आ जाएगा 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स। अब इसका मान याद कर लेते हैं और उसका मान याद कर लेते हैं, देख लेते हैं दोनों बराबर है या नहीं। अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार ज्ञात होगा, इन्फिमम ऑफ यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी 0 1। तो देखिए यहाँ से आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एफ पी, यानी इन्फिमम ऑफ यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी 0 1। इसका मान यदि आपको ज्ञात करना हो तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये एक नई चीज आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एफ पी, यानी केवल इतना करना है कि अंदर जो मान है, चाहे वो यू एफ पी है चाहे वो एल एफ पी है, इसके आप यदि ये अप्लाई करते हो लिमिट, तब भी ये मान और ये मान क्या रहेगा, समान ही रहेगा, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एफ पी का मान 1, एन के रूप में कोई पद है नहीं जिसपे लिमिट अप्लाई हो सके, इसका मान क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपरी रीमान समाकलन अंतराल 0 1 में उसका मान कितना आया, 1। इसी प्रकार याद हो जाएगा निम्न रीमान समाकलन 0 से 1 बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। आप याद करेंगे 0 बार 1 एफ एक्स डी एक्स। समझ में आपके आ गया, ओके, नोट कर लो इसको। ये निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा, समाकलन ए बार पी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी पी बिलोंग्स टू पी ए बी। फॉर्मूले हैं देखो, यदि आप इसको 1 2 बार यहाँ पे स्वयं से लिखते हो तो ये याद भी हो जाएंगे, ठीक है, इससे उनको भूलोगे नहीं। थोड़ा सा लिख लेना पहले, कुछ नहीं जाएगा। तो अब इसमें चेंज कर दीजिए यहाँ पे, जीरो 1, इसको क्या ले सकते हो, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एल एफ पी का मान 0, तो इसका मान 0। निम्न रीमान समाकलन इन दोनों से आप देख सकते हो, इसका मान 1 है, इसका मान 0, दोनों बराबर नहीं है। ये निम्न रीमान समाकलन, ये ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर नहीं है। इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मतलब ये इसका प्रतीक चिन्ह एफ नोट बिलोंग्स टू आर 0 1। एफ है
वो अंतराल 0-1 में रिमान समाकलनीय नहीं है। अगर यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे तो इसका क्या मतलब है, f बिलोंग्स टू r है ना 0-1। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्रतीक चिन्ह आपको जहां जहां लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ये कि फलन f है वो अंतराल 0-1 में रीमान समाकलनीय है। ठीक है, अब ये रीमान समाकलनीय नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, f नॉट बिलोंग्स टू r0-1, अर्थात फलन f संवर्त अंतराल 0-1 में रीमान समाकलनीय नहीं है। प्रतीक चिन्ह को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो वैसे देखो, तो यहाँ पे जो आपने LFP और UFP के मान ज्ञात किए वहीं पे ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया था, क्योंकि LFP का मान अलग आया और UFP का मान अलग आया। ठीक है, इसके बाद तो केवल इसने मान रखा अपन ने और मान वही है 1 और 0। तो ये प्रूफ तो वही हो गया था, निम्न डार्बी योग का मान ज्ञात किया था और ऊपरी डार्बी योग का मान ज्ञात किया था। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था। समझ में आया होगा आपके रीमान समाकलन की परिभाषा, और ये इस पे आधारित है न्यूटन थ्योरम। तो थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो परिभाषाएं शुरू से लेके अब तक जो चली है, जो अपनी परिभाषाएं स्टार्ट हुई थी संवर्त अंतराल के विभाजन से। ठीक है, मानक आया, सूक्ष्मतर विभाजन आया, डार्बो योग आया, ऊपरी डार्बो योग, निम्न डार्बो योग, निम्न रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन और रीमान समाकलन, ये सब परिभाषाएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं ना जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी जाके ये थ्योरम और एग्जाम्पल हो पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इनको। मिलते हैं अगली क्लास में।